तो वेद इसको कहते हैं। और भी आप कहें तो वेद के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी पे आ रही थी सर, अभी वेद हाँ, वेद जो वेद है उसको हमने ठीक से नहीं समझा है। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि आज वेद को जानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो वन साइडेड वेस्टर्न एजुकेशन जितना घर कर गया है, और वेद के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल दी है कि वेद जो है वो कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के अतिरिक्त जो है, वो वेद में जो कुछ भी है उसके अंदर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि देखिए, दुनिया में वेद ही एक टेक्स्ट है, सबसे प्राचीन है, ये तो पहले बात हो चुकी है। लेकिन वेद ही वो टेक्स्ट है जिसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान है। मैं वेद के बारे में बताना चाहता हूँ कि वेद ही ऐसा टेक्स्ट है दुनिया में जिसमें जितना पुरुष का कंट्रीब्यूशन है उतना ही स्त्री का है, और उतना ही समाज के सभी वर्गों का है। समाज के सभी वर्गों का है, जो वर्गीकरण हुआ है उसमें सारे वर्ग, सारे वर्ग। ये नहीं पता था। तो लोग इसको नहीं समझते हैं, लेकिन आप यदि ठीक से स्टडी करें वेद को तो आप देखेंगे कि जो हम जिसको 4 वर्ण कहते हैं ना, आपको सभी वर्ण के ऋषि मिलेंगे वहां पे, ऋषिका मिलेंगी आपको। जी। तो यही कारण रहा है कि जैसे एक तरफ आप ऋषि देखेंगे पुरुष वर्ग के, तो दूसरी तरफ ऋषिका देखेंगे स्त्री वर्ग के। आम्भरिणी ऋषिका आम्भरिणी है, जी। घोषा है, अपाला है। अपाला है। वेद में उनके मंत्र हैं, आज उसकी पढ़ाई होती है, उस पे रिसर्च होता है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मिलेंगे आपको जो आज के समय में ऐसी कैटेगरी के होंगे। वो जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वो उस शीर्ष स्तर पर गए तो उनको ऋषि की उपाधि मिली। तो आप समझें कि ऐसा कोई टेक्स्ट दुनिया में है अवेलेबल आज की डेट में। लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए लोग सुनी सुनाई बातों में अपनी बात रखते रहते हैं। लेकिन अक्ष सूक्त है, ऋग्वेद का मंत्र है, उसके ऋषि ऐलूष हैं, जैसे कक्षीवान हैं, जैसे कि महीधर ऐतरेय हैं, जाबाली हैं, ये सारे ऋषि आज की शब्दावली में आप देखें तो ऐसी कैटेगरी, बिल्कुल। जी जी जी। और अगर ऋषिकाओं की बात करें, ऋषिकाएं भी जैसे कक्षीवान की पुत्री घोषा है। घोषा भी वो चूंकि कक्षीवान ही थे आज के समय में एससी कैटेगरी के, तो उनकी पुत्री भी वहीं से आई है, लेकिन ऋषिका बनी वो। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस समाज की कल्पना कर सकते हैं कि जिस समाज में जो आधारभूत ग्रंथ बना, उस ग्रंथ में समाज के सभी वर्गों का योगदान है, और ये सब मिला करके एक कलेक्टिव विजडम है। तो कलेक्टिव विजडम के कारण ही वेद भारतीय समाज का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो लोग इसको ठीक से समझें, तब उनको पता चलेगा कि हजारों हजार साल से वेद आज भी क्यों रिलीवेंट है। तो एक ये बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको हमें जानना चाहिए। दूसरी बात स्मृति की आती है। वेद के बाद जो अपने यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो स्मृति है। वेद को लाने वाले को हम ऋषि या ऋषिका कहते हैं, ठीक है। और वेद के बाद का जो टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट हो, उसको हम स्मृति कहते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि स्मृति ग्रंथ जो भी है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष पर है, वेद का कोई ऑथर नहीं है। वेद जो है वो सभी के ज्ञान को मिला करके एक बड़ा ज्ञान है। और वेद के बाद जो भी टेक्स्ट है वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे है, जैसे मनुस्मृति है,
जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जैसे नारद स्मृति है, जैसे गौतम धर्म सूत्र है, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, ये सारे के सारे जो हैं किसी व्यक्ति विशेष की रचना है। तो स्मृति का मतलब ही है कि वेद के ज्ञान की जो व्याख्या करे, वेद के ज्ञान का जो स्मरण करे, उसको स्मृति कहते हैं। तो अब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत में ये शुरू से नियम बनाया गया कि कोई भी स्मृति ग्रंथ बने तो वो व्यक्ति विशेष की होगी रचना, लेकिन है वो वेद के ज्ञान का स्मरण हो रहा है, उसकी व्याख्या हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद जो कि कलेक्टिव विजडम है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई स्मृति है तब तो वो वैलिड होगी, नहीं तो वो किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन माना जाएगा। वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, कभी भी वो लॉ में नहीं आ सकता, कभी भी वो किसी भी स्टेट के जो लॉ बुक है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पार्ट है उसमें नहीं आ सकता। तो मनुस्मृति कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? तो मनुस्मृति स्मृति है, और स्मृति है तो मनु के द्वारा लिखी हुई है। तो इसलिए ये बिल्कुल नियम है कि जो जहां भी मनुस्मृति वेद के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो वैलिड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनु जो हैं वो वेद के जानकार हैं, और वेद के जो जानकार हैं वो वेद के विरोध में कैसे जा सकते। तो दो ही बात हो सकती, या तो मनु की बहुत चीजें जो हैं वो वेद के अकॉर्डिंग है, और जो और चीज कहीं आपको मिलती है वो एक तो मनु की रचना है, ये संदिग्ध है। क्योंकि मनु जो है ना, जब आप इसी मनुस्मृति का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि मनु ने 1,00,000 श्लोक का एक लॉ बुक बनाया, संहिता बनाई। अब वो मनु ने किसी और को समझाया, उसने किसी और को समझाया, और होते होते भारद्वाज, और उसके बाद आज जो आपके पास मनुस्मृति है ना, वो भृगु का स्टेटमेंट है। अच्छा। हाँ, तो 1,00,000 श्लोक वाली जो संहिता बनाई मनु ने, आज लगभग 2600 श्लोक है उसमें, कहाँ एक और वो भृगु का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमारी ये अज्ञानता है कि मनु का वो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि जो हजारों साल के इतिहास में ऐसे मनुस्मृति के बहुत सारे एडिशंस हैं, तो किसी में कोई श्लोक मिलेगा, किसी में कोई नहीं मिलेगा, किसी में कुछ और है। तो किसी ऐसी चीज को जब आपके सोसाइटी को डिमोरलाइज करना हो तो वो तो कोई भी व्यक्ति उस समय जो है वो किसी को हायर करे और 2 श्लोक जुड़वा दे। तो ऐसा लगता है, रिसर्च से ऐसा लग रहा है कि एक तो ये मनु का स्टेटमेंट है नहीं, और उसमें भी यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो लोगों को लगता है कि ये क्यों है, ये बहुत गलत है, तो उसके लिए आप, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कुछ, जैसे है कि जो स्त्री वेद ना पढ़े। मैं आने वाली थी उसी बात पे। हाँ, इसीलिए मैं पहले आ जाता हूँ। मैं बोलने वाली थी कि हमें स्त्री वेद ना पढ़े। नहीं नहीं, तुम मंत्र उच्चारण मत किया करो, तुम नहीं कर, तुम शंख नहीं बजा सकती। इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा कि कोई कहता है वेद, स्त्री वेद ना पढ़े, शंख ना बजाए, गायत्री शब्द ना बोले, मंत्र ना व्यास बोले। गद्दी में तुम नहीं बैठ सकती। तो आपको ये यदि ज्ञान हो जी। कि जिस वेद मंत्र के बारे में आप कह रहे हैं कि स्त्री वेद ना पढ़े, तो फिर वेद मंत्र की रचयित्री जो स्त्री ऋषिका है, जी बिल्कुल, तो उसके साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आप बताइए, अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहा है ना।
तो जैमिनी जिससे तो बड़े कोई वेद के ज्ञाता नहीं होंगे ना। नहीं। जैमिनी जो है उनको अधिकारी पुरुष माना जाता है वेद के विषय में। बिल्कुल। उन्होंने रूल बनाया है कि विरोधे त्वनपेक्षम स्यात् अस्ति हनुमानकम। जहां भी वेद से किसी स्मृति का विरोध हो तो वैसी स्मृति हमें नहीं चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं। विरोधे त्वनपेक्षम स्यात्, विरोध जहां हो वहां हमें कोई अपेक्षा नहीं है उस विरोधी बात की। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव विजडम को वो वायलेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? जी। तो जिस स्त्री ऋषिकाओं ने वेद में मंत्र लाए, बाद में गार्गी जैसी, मैत्रेयी जैसी ऐसी ऐसी हमारे यहाँ स्त्री पात्र हुए हैं, क्योंकि वो तो वातावरण था तभी तो बनी है ना। और उस बाद में कहे कि जो स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, तो इसका मतलब वेद का सीधे वायलेशन हो रहा है। तो वेद का वायलेशन हो रहा है तो इनवैलिड है। तो इसको छोटी सी बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं, कुछ नहीं आता समझ में। इवन मनुस्मृति का आप सेकेंड चैप्टर देखें, जहां पे धर्म को डिफाइन किया है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये लगभग 10वां 12वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। अब वो पता है उसमें जो कुल्लूक भट्ट की जो टीका है वहां पर उन्होंने जावालोपनिषद को कोट किया है। अभी मैं बताया जावाली ऋषि हैं और वो आज के समय में किस कैटेगरी से आएंगे, उनको कोट किया है। और वहां पे भी यही बात लिखी है कि ये श्रुति स्मृति विरोध हेतु श्रुति रेव गरीयसी। जहां भी श्रुति और स्मृति में क्लैश होगा तो श्रुति डोमिनेट करेगी। कलेक्टिव विजडम और इंडिविजुअल विजडम में जहां भी क्लैश होगा तो कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करेगा। बाकी यदि कोई इंडिविजुअल विरोध में कुछ बात बोल रहा है तो वो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच शुरू से है और उसका ओपिनियन हो सकता है। आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तरह तरह की बात बोलते हैं, तो आपका क्या वो लॉ बन जाएगा? क्या वो लॉ नहीं बनेगा। आपका ओपिनियन है, आप दीजिए, राय दीजिए। लॉ वही बनेगा जो कलेक्टिव विजडम के साथ चलेगा। तो इसलिए इन छोटी सी बातों को जो व्यक्ति नहीं जानते या पढ़ना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते और केवल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में तो वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भारत ही देश है जहाँ इतना है फ्रीडम, कोई कुछ बोले। तो एकदम ये स्पष्ट समझें कि वेद क्यों वेद का महत्व है, क्योंकि वो कलेक्टिव विजडम और इंडिविजुअली जो भी क्रिएटेड है, इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति किसी टेक्स्ट को कंपोज किया है या बनाया है, तो वेद के अनुसार चले तो वो ऑल इंक्लूसिव हो जाएगा। तो वो तो हमें जरूरत है। वेद के अगेंस्ट जाए तो उसको हम नहीं मानते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसका ओपिनियन हो सकता है, किसी का ओपिनियन तो नैरोनेस को लेके हो सकता है ना, आज भी होता है। बड़े बड़े लोग जो है ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि समाज के विरोध में चला जाता है, तो क्या वो लॉ बना देंगे उसको हम? बिल्कुल नहीं। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।